आगे चलूंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब, उनको स्क्रीन पर ले लेता हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कॉलम निगार है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और इसके साथ ही आप मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और पहला सवाल जो मेरा है वो यही मैं करूंगा कि जिस तरह से नहले पे दहला दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहले पे दहला वाली बात आ रही है, क्योंकि ईरान, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो खुफिया एजेंसी है वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गई है, फिरोज बख्श साहब, ये, और वहां पे खौफ और दहशत है। तो क्या ये माना जाए कि नहले पे दहले वाली बात है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, आपका मुझे यहाँ मदऊ करने का, और आपके तमाम सामाइन का जो हमें सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वॉर टाइम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम। वॉर जो है पीस का ऑपोजिट होता है, और किसी को भी वॉर पसंद नहीं, वॉर में बर्बादी होती है। लेकिन जब किसी के ऊपर वॉर थोप थोप दी जाए, जंग थोप दी जाए और फसाद थोप दिया जाए, तो सामने वाला जो है वो पूरी कोशिश करता है अपने को बचाने के लिए, अपना दिफा करने के लिए। ईरान अब इस वक्त की दिफा की अपनी पूरी कोशिशों में है, और उसे पता है कि अपना दिफा कैसे करना है। ये जो उसने अपना एस्पिनाज का जो एक जाल बिछाया है इसराइल में, देखिए, इसराइल का जो मोसाद है या सीआईए है अमेरिका का, और तकरीबन सभी मुल्कों का अपना अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो है, ये जितने भी इस तरह की जो एस्पिनाज, जो ये समझिए कि वो हरकत और सकनात होती हैं, ये हर मुल्क अपने करता है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में करता है, पाकिस्तान इंडिया में करता है, ये सब जगह चलता है। तो अब ये ईरान ने भी अपने को बचाने के लिए, अपने को महफूज रखने के लिए ये काम किया है, ठीक है। मोसाद ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया ईरान को। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े उनके फौजी जनरल, और न जाने क्या क्या किन किन को खत्म कर दिया। बल्कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, उनका भी जो जहाज का हादसा हुआ है, जब वो आ रहे थे वहां से अजरबैजान वगैरह से रास्ते में, तो उस पर भी शक मोसाद का ही है। अब ईरान जो है, ईरान फुल फ्लेजेड तैयारी से अब इस इलाके में मौजूद है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक इस तरह की एस्पिनाज का ताल्लुक है, यानी जासूसी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, इसमें ईरान अब पीछे नहीं है। मोसाद से एक कदम आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ही ये है कि मोहतात रहकर उसको काम करना पड़ेगा। डबल ट्रिपल टाइम्स उसको ये काम करना पड़ेगा, और वो ये काम कर रहा है। मैं और थोड़ी ये काम, देर 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक बड़ी खबर है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने अपडेट की है। फिरोज बख्श साहब, उन्होंने कहा है कि आज की एक बड़ी खबर, यूएनओ ने आज गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए वहां से हटने की आह्वान किया है, अपील की है। ये प्रस्ताव मिस्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके पक्ष में 123 वोट पड़े हैं, विरोध में सिर्फ 7 मत पड़े, जबकि 41 ने ये अब्सटेन किया है। तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी जी खबर है कि यहाँ पे आप देखिए कि मिस्र ने ये कहा है कि गोलान हाइट्स पे जो कब्जा है वो गैर कानूनी है, और इसमें 123 लोगों ने, यानी आप समझ रहे हैं फिरोज बख्श साहब, जी 123 जी, वोट जो है बिल्कुल। वो उसके खिलाफ पड़े। ये, इसको आप कैसे देखते हाँ, हैं? मैं इसके बारे में ही बात करने ही वाला था। इत्तेफाक से आपने ये खबर यहाँ पे भेज दी है, बुंदेला साहब की या राजपूत साहब की। जिस तरीके से वो मुस्तैदी के साथ खबरें देते रहते हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। देखिए, क्या है कि इसराइल यहाँ पर एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। गोलान हाइट्स पे उसका कब्जा है, और अभी ये जो नेतन्याहू थे, अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ
उसकी जो टॉप मोस्ट पहाड़ी है उसको शेख पहाड़ी बोलते हैं, शेख समिट है वो वहां पर गए थे, उसका दौरा किया था उन्होंने और ये कहा था कि ये अब इसमें हम बफर जोन बनाएंगे, बफर जोन का नाम ले रहा है, उस पर कब्जा करने की पूरी इनकी तैयारी है, बल्कि कब्जा इनका है। अब आज जो ये यूएनओ में ये वोटिंग हुई है, देखिए ये अच्छा हो गया, यूएनओ में जो वोटिंग हुई है अच्छा हुआ है। आज इत्तेफाक से एक बात और मैं ऐड कर दूं आपको कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी आज पैलेस्टीनियन सॉलिडेरिटी डे जो है उसको उसका एक वहाँ फंक्शन हुआ था, तकरीब एक हुई थी उसमें, उसमें काफी अरब ममालिक के जो है एम्बेसडर्स आए थे, तुर्की से लेके जॉर्डन और जॉर्डन से लेके हमारे हिंदुस्तान के भी थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी उसमें पैगाम पढ़ा गया कि वो फलस्तीन के साथ हैं, हमेशा से फलस्तीन के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, मतलब उसका लुब्बे-लुबाब यही था। अब ये जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ बफर जोन बनाने की और इसके खिलाफ जो आज वोटिंग हुई है, एक बात मैं आपको बता के बात को मैं तमाम करूंगा। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ी बात है नहीं, फिरोज नहीं, बख्श मैं साहब, बात ये को जो पूरा कर रहा हूँ, ये सुनिए, सुनिए। ये नहीं, जो नहीं, आप कह रहे हैं। एक मिनट, नहीं, ठीक है। मैं मुझे बात को पूरा करने दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती रहीं। 1988 में जो है फ़लस्तीन को जो है जब यासिर अराफ़ात थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये मतलब लेकिन क्या है, यूएनओ में ये करारदाद पास हो गई। लेकिन इसराइल वो मुल्क है, जिसने किसी भी कानून को, किसी इंटरनेशनल कानून को नहीं माना है। इसराइल इस कानून को भी नहीं मानेगा। करारदाद पास हो गई, कागज़ों में पड़ी रहेगी। ये गोलान हाइट पे अपने टैंक भेजते रहेंगे, वहाँ पर बमबारी करते रहेंगे। इसराइल ने आज तक किसी कानून को नहीं माना है। चाहे वो यूएनओ का हो, अगर अमेरिका भी उससे कहता है, हालाँकि ट्रंप ने भी एक जिदर भभकी दी थी इसराइल को कि गोलान हाइट्स पे आप नहीं कब्ज़ा करोगे, वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। लेकिन मसला क्या है, इसराइल एक इस किस्म का खूंखार भेड़िया है कि आप कुछ भी उसके आगे जाल रख दो, कुछ कर दो, वो रुकने वाला, वो फँसने वाला नहीं है। ठीक है? और इसराइल को कब्ज़े में करने के लिए मैं नहीं समझता कि यूएनओ जो है काफ़ी है। फ्लोटिला आए, तमाम दुनिया आ गई, ठीक है? ईरान से थोड़ा वो कब्ज़े में आया है। अभी जो रुका हुआ है, जो जेनोसाइड 100-200 लोग रोज़ाना मारे जा रहे थे, मारे तो अभी भी जा रहे हैं, ठीक है? 2, 4, 5, 10 अभी भी मार रहे हैं। ये जेनोसाइड खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद ये एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है फ़लस्तीन के फ़ेवर में। लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि इस्लामिक सेंटर में जो फ़लस्तीन के जितने भी अफ़सरान आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, वो लोग बड़ी चमकदार गाड़ियों में, बीएमडब्ल्यू गाड़ी और लिमोज़िन और काय-काय में ऐसी गाड़ियों में आए थे। तो मैं सोच रहा था कि फ़लस्तीन के नाम में जो एम्बेसी बनी हुई है दिल्ली में, इसके जो अफ़सरान हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने ये भी ऐलान नहीं किया हुआ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कि मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वक़्त एक बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा पावरफुल मुल्क है हिंदुस्तान, तो आप कम से कम जो है वहाँ इमदाद का जो कुछ सिलसिला है उसको सँभालिए। मिलिट्री के लिए तो मैं नहीं कहता कि वो रिक्वेस्ट करें मोदी साहब से, वो कम से कम ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते थे। उनके अफ़सरान और एम्बेसडर भी आए थे मोहम्मद अहमद साहब कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदुस्तान हमारा साथ दे और कम से कम इस तरह की इमदाद तो कर दे, जो दवाएँ हैं, खाने हैं, या फिर ये है कि इसराइल से ये कहे कि जो हज़ारों ट्रक रुका हुआ है रफ़ा बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर, वो उनको दबा करके या उनको उनकी पीठ पे हाथ रख के उसको उसको जारी और सारी करा दें। तो ये चाहे फ़लस्तीनी एम्बेसी हो या वहाँ के सदर हो महमूद अब्बास, मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ कर पाएँगे, और गाज़ा में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी हैं। तो बड़ा अफ़सोस होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ़ कह ही सकते हैं। जी, डॉक्टर मुमताज़। और जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि पहले मैं इस्तकबाल कर लेता हूँ, मेरे साथ जुड़ गए प्रोफ़ेसर नदीम अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफ़ेसर हैं और मिडल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं।
इसके साथ साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने 2-3 अपडेट्स दिए हैं, वो मैं दे देता हूँ और फिर एक सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से। हिब्रू सोर्सेज के हवाले से राफा एरिया में रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है जिसमें हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राफा में हुई झड़प में 2 आईडीएफ सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है, यानी 2 आईडीएफ जो है वो मारे गए। इसके अलावा रेजिस्टेंस फोर्स ने मिस्र व्हीकल को कमांडो नामक एक्सप्लोजिव डिवाइस से उड़ा दिया है। इसके अलावा 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग ईरान और इसराइल के बीच होगी अगर जंग शुरू हुई तो, ये हसन रिजवी साहब ने प्रेडिक्ट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि जो बात हम कर रहे थे वाहन के, कि उस वाहन को डिवाइस से उड़ाने के लिए फाइटर एक टनल से निकले और विस्फोट करके सफलतापूर्वक वापस टनल में चले गए। और अब 4 कैजुअलिटी की खबर आ रही कि 2 नहीं बल्कि 4 लोग जो है आईडीएफ के मारे गए हैं, ऐसी खबर आ रही, बता रहे हैं। इसके अलावा हसन रिजवी साहब ने इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो कि इजराइल के लिए काफी घातक हो सकती है। तो इस तरह के यहाँ पे जदीप साहब ने लिखा है कि मुमताज भाई, अब एक सोचने की बात है कि इजरायली कितने गिरे हुए लोग होंगे जो उन्हें खुद गंदी हरकतें रोकने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो ये इसके अलावा एक और खबर हसन रिजवी साहब ने दी है कि तुर्की, कतर, मिस्र ने कहा है कि इजराइल अपनी फौज गाजा से निकाले। यूएनओ ने भी कहा है इजराइल अपनी फौजें गाजा से निकाले। तो ये तमाम ऐसी बड़ी खबरें, लेकिन मैं प्रोफेसर नदीम आप पास आऊंगा कि एक तो आज जो मुझे भी जाना था, मैं जा नहीं सका अपनी मसरूफियत की वजह से। बहुत सारे प्रोग्राम आज लाइव भी बहुत सारे थे, पार्लियामेंट शुरू हो गई है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी डिमांड्स, लेकिन वहां पे जो पैगाम गया हिंदुस्तान का, मैं समझता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि फिर वहां पे पैगाम पीएम का पढ़ा गया। और ये उस वक्त पढ़ा गया कि जब इजराइल ये डिमांड कर रहा है मुस्तकिल कि हमास को आप जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान करो। तो मैं समझता हूं कि वहां पे तमाम मुल्कों का जमा होना ये एक खुशाइंद है और उस पे बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन प्रोफेसर नदीम, ये जो हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल झड़पें हो रही है, वहां मुकाबला जारी है, आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा है और आईडीएफ जो है वहां से क्यों बाहर नहीं आ रही, जबकि जंगबंदी में ये तमाम चीजें तय हुई थी? डॉक्टर साहब, ये नहीं होगा, ये मानने वाले नहीं है। ये बड़े अपने फायदे के चक्कर में ये लोगों को मारते हैं और ये अपनी पकड़ को ढीला भी नहीं रखना चाहते हैं और बहुत ढीठ भी हैं लोग। आप कितना ही इनके ऊपर, अभी फिरोज बख्श साहब फरमा रहे थे ना कि इजराइल मानता नहीं है, कागजों में बंद होकर चीजें रह जाती हैं और यूएनओ नाकाफी है। यूएनओ से बड़ी तंजीम भी अगर कोई बना लेंगे ना तो वो भी नाकाफी है। ये लोग मानते नहीं है और ये तो मारते के आगे और भागते के पीछे, ये इस तरह के लोग हैं और ये कमजोर लोगों को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाते हैं और अपने दबदबे को कायम रखना चाहते हैं। और इसी बिना पर ही इन्होंने एक भूकाल सा मचा रखा दुनिया भर के अंदर कि ऐसा कर देता है इजराइल और वैसा कर देता है वगैरह वगैरह। तो ये नहीं मानेंगे। और इसमें कल भी हमने इस बारे में बात की थी और ये जो सालसी थे वो भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका मकसद कुछ और था, यहाँ उनका वो मकसद पूरा हो चुका है। उनके आपस में भी बातचीत हो गई। असल में मैं आपको बताऊं सर, वो जो जियो पॉलिटिक्स है या कूटनीति बहुत अजीब टाइप की चल रही है, उसमें आंख दिखाने वाला आजकल रवैया चल रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका किसी ना किसी बहाने से दोस्त बनकर भी उनके साथ दगा कर रहा है। अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ, कितना गलत हुआ। हमारे देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने मित्रवत प्रधानमंत्री के साथ धोखाधड़ी की अमेरिका ने, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। तो ये जो उसकी पॉलिसी और ये जो उसका रवैया है, ये सभी के साथ एक जैसा है। यानी एक बहुत ही बड़े आदमी ने बोला कि अमेरिका की दुश्मनी तो फिर ठीक है, लेकिन उसकी दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। तो वही सब मामला था। अभी अरबों की भी समझ में आने लगा है कि भाई अगर दोस्ती अमेरिका से रखनी है तो उसमें कोई इस तरह की गारंटी नहीं है कि आप अगर पिटेंगे तो वो आपको बचाएगा, वो तो खुद ही पिटवा देता है। तो इस वजह से वो लोग भी इधर उधर गुटबंदी करके और पूरा गिरोह बनाकर, ग्रुप बनाकर
अमेरिका के खिलाफ भी अब कुछ काम करने लग गए हैं, यानी उसे दिखाने के लिए कि भाई हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं और हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम इसे भी दोस्त बना सकते हैं जो तुम्हारा दुश्मन है। तो ये सारा एक खेल चल रहा है। अब इसी में हर कोई आदमी अपना खेल बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से निभा रहा है अपने रोल को। और रशिया की भी देखिए, जहां तक बात है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में उसका काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। वो हथियार भी देता है, वो बातचीत भी करता है, वो पटाता भी है दूसरे लोग। उसके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खासतौर पर जीव्स के साथ। वो उनके साथ बहुत बढ़िया तरीके से, जो उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, उसमें वो काम करता है। और मिडिल ईस्ट में वो अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग स्ट्रेटजी बनाकर पूरा का पूरा अपना निजाम कायम रखे हुए और सबको दोस्त भी बनाता है। यानी कोई ऐसा समझता है कि मेरे लिए ही उधर दोस्ती किए हुए वो, फायदा मुझे होगा। इजराइल का ये मानना है कि भाई मुझे कभी भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा रशिया। और हमने अक्सर देखा है कि जब जब और जहां जहां जरूरत पड़ी है, रशिया ने नुकसान नहीं पहुंचाया डायरेक्ट इजराइल को। वो कुछ और वजह होंगी या खेल वो दूसरा होगा दिखाने का। तो मुमताज भाई, ये तो सब होता ही रहेगा, आइडिया पीछे नहीं हटेगी, बहुत ढीठ है वो मारेगी भी, वो अपने आप को ताकतवर भी दिखाएगी। यानी कहीं पर तो वो मामले को ऐसे समझिए आप कि कहीं तो वो पिट पिटाकर चुपचाप होगा, उस बात को याद भी नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ वो उसकी तैयारी कर करके दिखा रहे हैं, हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे ईरान को। लेकिन ईरान से तो मार मार खाकर बैठा गए, लेकिन यहाँ ये लोग कमजोर हैं। तो यहाँ तो पूरा दबदबा चाहेंगे, और इस दबदबे की बिना पर ही वो कम से कम उन भागने वाले, मुल्क छोड़ने वाले अपने लोगों को, अपनी आवाम को इस एतमाद में ले सकेंगे कि भाई हम तगड़े हैं और हम इनका मुकाबला भी कर सकते हैं, इनको मात भी दे सकते हैं और कभी भी मार भी सकते हैं, और हम तो इनको चींटी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ये सब करने के लिए भी ये जरूरी है कि भाई रोज मारोगे, देखो मार ही तो रहे, मार ही तो रहे, मार ही तो रहे, वगैरह वगैरह। ये इस तरह की चीजें, और ये मुमताज भाई चलेंगी, ये चीजें रुकेंगे नहीं। इजराइल को रोक पाना और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये बहुत ही मुश्किल है और ये नामुमकिन भी मुझे लगता है। यानी ये जो छिटपिट हरकतें उसकी हैं, ये तो तगड़ी ही जंग होगी, बड़ी ही जंग होगी, और उसमें या तो गेम इधर होगा या तो उधर होगा, तभी ये सब चीजें सिमटेंगी। नहीं तो ये वाला जो चक्कर है तो चलता ही रहेगा। इसकी तो आदत फिलिस्तीनियों को भी हो चुकी है। वेस्ट बैंक की तरफ तो ये आए दिन झड़पें होना, चीजों को कंट्रोल कर लेना, वहां पर मकानों से भगा देना लोगों को, अपना मकान बता देना, ये बता देना कि ये 300 साल पहले या 400 साल पहले, 600 साल पहले या 1000 साल पहले ये हमारा मकान था, वगैरह वगैरह। ये बहुत आम बातें हैं। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही तज्जिया और तबसरा है कि भाई ये रुकने का नहीं, लेकिन ये कि जिस तरह का माहौल इनके खिलाफ बन रहा है, अभी आप देखिए जयदीप साहब ने ये खबर दी है, मैं स्क्रीन पर पेश कर देता हूं। और ये आप देखिए बड़ी खबर, इजरायली चैनल 12 यहाँ पे ग्लीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इजराइल का बहिष्कार करने और उसके साथ सभी प्रकार के लेन देन बंद करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि द गिफ्ट ऑफ लाइफ नामक एक स्वयंसेवी संगठन ने किडनी दान का रिकॉर्ड दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसके संदर्भ में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है कि इजराइल से आने वाले किसी भी आवेदन पर विचार करना बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक और खबर, अगर ईरान इजराइल में ये तजिया तबसरा है, लेकिन फिरोज बख्श साहब यहाँ पे एक राइडर्स के हवाले से है कि इजराइल और ईरान के बीच जल्दी टकराव होने की उम्मीद है और ये 12 दिनों से भी अधिक समय तक चलेगा। ईरान ने अपने पूरे राजनैतिक बजट का उपयोग अतिरिक्त रॉकेट और हथियार खरीदने के लिए किया है और करता रहेगा, तो जो हमने पहले भी कभी नहीं देखा। तो ये जो फिरोज बख्श साहब, एक तो ये कि इजराइल की आलमी सतह पर भी अगर गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में किडनी देना हो या बाइकॉट करना हो या इस तरह से, कि जितना इजराइल का बाइकॉट हुआ है पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है, और जितना ताउन गजा के अवाम का हुआ है, और हमने खुद देखा है कि पूरी दुनिया जो है पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही थी, कहीं नहीं हुआ है। तो क्या आप इसको ये नहीं मानते कि ये कम से कम फिलिस्तीनियों के, गाजा के अवाम की एक बहुत बड़ी जीत है और ये इजराइल की बहुत बड़ी हार है? इसको हार के अलावा क्या नाम दिया जाएगा कि पूरी दुनिया में आप जो है वो बदनाम हो गए,
आप बेनकाब हो गए, आपका खूंखार चेहरा, जालिमाना चेहरा वो दुनिया के सामने आ गया। फिरोज बख्श साहब। जी जी, नहीं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसा है कि इसराइल सोच रहा है कि लाखों फलस्तीनियों को मार के मैं फतेहयाब हो गया। इस तरह की बातें मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। तो इसमें ईमानदारी की बात यह है कि इसराइल हार चुका है, क्योंकि इसराइल का जो मकसद था वो हमास को खत्म करना था। इसराइल का जो मकसद था दूसरा, वो ग्रेटर इसराइल बनाना था, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। हमास को भी खत्म करने में वो कामयाब नहीं हुआ, ना कभी वो होगा। और वहां समंदर के किनारे एक टाउनशिप बनाना था इनको, पिकनिक स्पॉट की वगैरह, अमेरिका के साथ मिलके। इन तीनों चीजों में भी वो कामयाब नहीं हुआ। अलावा इसके वो ये चाह रहा था कि गाजा के लोग, यानी इतनी बमबारी के बाद लाखों लोग मारे गए, तो शायद वो दूसरे ममालिक में जाके छुप जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, उसे ये नहीं पता था कि जो वतनियत का जो जज्बा है, अपनी सरजमीन के साथ जुड़ने का या उसके अंदर समा जाने का, और अपना खून उसके अंदर जो है जज्ब करने का जो जज्बा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ देखा जा रहा है? वो फलस्तीन में, गाजा में देखा जा रहा है। इसराइल को इसका अंदाजा नहीं था। लिहाजा वैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आप कह सकते हो इसराइल सोच रहा है वो जीत गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दुनिया जानती है इसराइल हार गया। और इसराइल आज यूएनओ में भी हारा है, वो अलग बात है। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, नदीम साहब, के वो ढीठ है, इसराइल इज थिक स्किन, उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। कितने ही वोट अगर जीरो, और जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, अपने 200 जो भी हैं, जितने भी हैं सारे उसके खिलाफ वोटिंग कर दें और फेवर में सिवाय उसका अपना वोट हो, अमेरिका भी ना दे, तब भी वो मानने वाला नहीं है। तो अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि अब होना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब अल्टीमेटली ये तमाम जो मूवमेंट जो बढ़ रहा है, ये मूवमेंट एक फाइनल जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल जो है अपना मान सम्मान बचाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि उसकी तारीख में 70-75 साल की तारीख में पहली बार उसे रगेदा गया है, उसे रगड़ा गया है ईरान के जरिए। तो ईरान से वो फूका बैठा है। उधर ईरान भी फूका बैठा है कि 12 दिन के बाद जंग रोक दी गई थी। ईरान तो उस वक्त भी मरने के लिए तैयार था। ईरान ईरान जीतने के लिए उस हमला नहीं कर रहा था इसराइल पे, ईरान तो मरने के लिए हमला कर रहा था। ईरान आज भी मरने के लिए तैयार है। और जैसे सही कह रहे थे नदीम साहब के, ये जो जंग होगी, ये फैसला कुन जंग होगी, इधर या उधर। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो जज्बा ईरान में है, ईरान में वही जज्बा है जो फलस्तीनियों में और गाजा वालों में है। ठीक है, ईरान कहीं से कहीं तक जा सकता है, और ईरान का हमला इसराइल के अलावा हो सकता है कि वो ऐसे मिसाइल उसने बना लिए हों, ऐसे मामलात कर लिए हों कि वो अमेरिका के भी एक आध शहर को, वॉशिंगटन को या डीसी को, या फिर आपके न्यूयॉर्क को या कनेक्टिकट किसी को वो ठोक दे, जो करीब पड़ता है। तो अब ये जो है ये डू और डाई का मामला है, और देखते हैं क्या है। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि जंग हो, हम तो चाहते हैं पीसफुल मामला हो। और पोप भी जो गए थे उन्होंने भी यही कहा था कि 2 जून 1967 की जो बाउंड्रीज थी, उसी पे 2 स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। इसराइल की फौजों को वापस चला जाना चाहिए। अब वही बात है, वो जब वो यूएनओ को नहीं सुन रहा, तो उनको पोप साहब को क्यों सुनेगा? ठीक है, किसी पोप को नहीं सुना उसने। और पोप जो कि चूंकि क्रिश्चियन है, और ये आपके जो ट्रम्प साहब है ये भी क्रिश्चियन है, इनके भी दिल में कोई नरमी नहीं आई। तो ये देखिए, ये मामला बहुत ज्यादा संजीदा और बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ परेशान कुन जो है सिचुएशन से गुजर रहा है। आगे क्या हो कुछ नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि दुनिया ने पूरा जोर लगा लिया, यानी फ्लोटिला जैसा मूवमेंट
मुझे आप तारीख उठा के देख लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि फ्लोटिला जैसा मूवमेंट, यानी जितनी भी तारीख है दुनिया की, कितने मिलियन ईयर्स की है, 46 मिलियन ईयर्स की जो भी है, आज तक ऐसा मूवमेंट नहीं उठा। पूरी दुनिया हर जगह जो है मतलब मुसलमान इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है इसराइल के खिलाफ जितना क्रिश्चियन कर रहा है, और अच्छे इसराइली कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे जो यहूदी हैं, सारे यहूदी बुरे नहीं है, अच्छे यहूदी भी हैं, ठीक है। तो वो लोग भी फलस्तीन की खैर के लिए दुआ कर रहे हैं और इस काबिज में है। तो अब देखना यह है कि ये टू स्टेट पॉलिसी कामयाब होती है या क्या होता है। ईरान से अगर जंग होती है उसका क्या नतीजा निकलता है, अरब ममालिक जो है इनका क्या रवैया रहता है, ये जो मिले थे दो तीन तुर्की और सऊदी अरब, इनका भी जो है, इनका मामला आगे कैसा रहेगा, क्या चलेगा, तो अभी कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज फ्लूइड।